सर्कल। ठीक है, अब इन जनरल की सर्कल की बात करूं तो सर्कल की डेफिनेशन एंड बेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है, उसके थ्योरम्स क्लास 9th में ऑलरेडी हम लोग स्टडी कर चुके हैं। तो क्लास 10th में जो स्टडी करेंगे बेटा वो सर्कल में, हाँ रहेगा सर्कल के बारे में कुछ हम बेसिक प्रॉपर्टी के थोड़ा बहुत ओवरव्यू दे देंगे, लेकिन अब सर्कल में बस हमें ये देखना होगा कि जैसे टैजेंट की बात करेंगे हम कि टैजेंट कैसे ड्रॉ करते हैं। हालांकि टैजेंट के बारे में कहीं ना कहीं डिस्कस हुआ है, पहले भी डिस्कस हुआ है। टैजेंट की बात करेंगे, सेकेंड की बात करेंगे हम, ठीक है, और भी बहुत सारी बातें हैं जिसको हम धीरे धीरे करके इसमें चर्चा करेंगे। जैसे सबसे पहली चीज़ ये होती है कि मान लीजिए कोई सर्कल की बात हो रही है तो सर्कल को डिफाइन कैसे आप करेंगे। सबसे बड़ा डिफिकल्ट टास्क होता है बच्चों के लिए सर्कल डिफाइन करना, जो कि हम क्लास 9th में डिस्कस कर चुके हैं। तो फिर भी हम तुम्हें एक छोटा सा ओवरव्यू देते हैं कि मान लीजिए सर्कल का एक सेंटर हो गया, सेंटर को बोलते हैं बेटा फिक्स पॉइंट। अब ये सेंटर नाम नहीं पता मुझे, तो ये मेरे लिए क्या है, एक फिक्स पॉइंट है, और इसमें एक फिक्स डिस्टेंस ले लेते हैं और इस डिस्टेंस को नाम दे दिया मैंने फिक्स डिस्टेंस। ओके, ये फिक्स डिस्टेंस है, और ये जो पॉइंट्स हैं एक्चुअली में ये सर्कल है वो एक्चुअली में एक लोकस होता है। क्या होता है बेटा, एक लोकस होता है, लोकस। और किस पॉइंट का लोकस होता है, ये उन पॉइंट का लोकस है जो किसी फिक्स पॉइंट से फिक्स डिस्टेंस पर होते हैं। किसी फिक्स्ड पॉइंट से फिक्स्ड डिस्टेंस पर जितने पॉइंट्स होते हैं उन पॉइंट्स का लोकस ही कहलाता है सर्कल। यानी सर्कल सिंपली क्या है, लोकस है, ये है सर्कल। तो इन पॉइंट्स का जो लोकस बन रहा है वो एक्चुअली सर्कल है। तो ये जो पॉइंट्स मैंने तुम्हें दिखाए हैं बेटा अभी जस्ट, ये जो पॉइंट्स मैंने तुम्हें दिखाए हैं ये पॉइंट्स होते हैं कौन से, ऑन द सर्कल। कौन से, ऑन द सर्कल। और बाकी जो पॉइंट्स होते हैं वो सर्कल के हों या ना हो इसका कोई अपने पास कोई जरूरी नहीं है। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी की बात डिस्कस करना चाहूंगा। सपोज दैट, अब मुझे बताओ क्या ये एक सर्कल है या नहीं, ये सर्कल नहीं है, डिस्क है। सर्कल क्या है फिर, चूड़ी पक्का है कि वो सर्कल है। एक्चुअली में सर्कल रियलिटी में डिफाइन तो यहाँ है ही नहीं। जो चूड़ी बोलते हो ना वो भी सर्कल नहीं है, वो टोराइड होता है। उसकी विड्थ देखो काफी मोटी होती है। अगर हम उसको नेक्सिबल मान लें कुछ क्षण के लिए, क्या मान लें, नेक्सिबल मान लें, तो सर्कल तुम डिफाइन अप्रोक्स कर सकते हो। ठीक है, सर्कल रियलिटी में डिफाइन कर ही नहीं सकते हो देखा जाए तो, है ना। ये मैं सर्कल नहीं कह सकता हूं, ये मैं सर्कल नहीं कह सकता हूं। सर्कल के लोकस के पॉइंट तो हमने तुम्हें बता दिया वही सर्कल के पॉइंट होते हैं। अगर हम पॉइंट की बात करेंगे तो ये सारे पॉइंट सर्कल के पॉइंट नहीं है। ये सर्कल के इनसाइड तो हैं लेकिन सर्कल के पॉइंट नहीं है। ये पॉइंट जो होते हैं ये सर्कल के पॉइंट बिल्कुल नहीं होते हैं और ना ये अंदर वाले पॉइंट होते हैं। सर्कल का पॉइंट वही होता है जो इसके सरकमफेरेंस पर होता है। समझ में नहीं आ रहा है, जो इसके लोकस के पॉइंट होते हैं वही सर्कल के पॉइंट है, अदरवाइज नॉट। तो लोकस के पॉइंट क्या है, ये सारे लोकस के पॉइंट हैं, तो ये लोकस के पॉइंट ही कहलाते हैं सर्कल के पॉइंट। अदरवाइज जितने भी पॉइंट हैं या तो वो इनसाइड हैं तो वो आउटसाइड हैं। जो बाउंड्री पर है वही सर्कल का पॉइंट है। इसका मतलब अगर ये मैं सर्कल नहीं दे रहा हूं तो जाहिर सी बात है इसके ये जो पॉइंट्स होंगे सर्कल के पॉइंट नहीं होंगे। तो इसीलिए हम इसको सर्कल नाम ना देकर हम क्या बोल देते हैं, डिस्क नाम देते हैं। क्या नाम देते हैं, डिस्क। एक्चुअली में एक डिस्क है। डिस्क में समझते हो ना, ये डिस्क हुआ। ठीक है, डिस्क और सर्कल में डिफरेंस समझ में आ रहा है। तो सर्कल आज तक किसी ने नहीं देखा, ये देखा भी है तो समझा नहीं है सर्कल ही है। छल्ला की बात करते हैं हम लोग सिंपली, लेकिन छल्ला की भी कोई ना कोई विड्थ हो जाती है। उसकी विड्थ को और नेक्सिबल किया जाए तो वो विड्थ हम बोलेंगे। अगर सर्कल एकदम किनारा जो उसका होता है छल्ले का वो एकदम पतला कर दिया, एकदम पतला, फिर भी वो थोड़ा बहुत उसकी मोटाई रह ही जाएगी। एकदम नेक्सिबल मोटाई कर दिया जाए तो वो सर्कल बन सकता है। समझ में नहीं आ रहा है, तो सर्कल आई थिंक किसी ने देखा ही नहीं है। एक सर्कल के फॉर्म बात कर रहा हूं मैं, एक सिंपली एक सर्कल। ठीक है, लॉजिकली कुछ क्लियर हुआ नहीं हुआ, हो गया, ठीक है। तो सर्कल ये हो गया। हम बात कर सकते हैं कि छल्ला कंगन ये सब बात कर सकते हैं कि हाँ छल्ला कंगन सर्कल के अंतर्गत आता है, लेकिन उसकी हम जो लेंथ सॉरी विड्थ होती है, उसकी मोटाई होती है, उसको हम नेक्सिबल मानते हैं, तब ये मानते हैं सर्कल, है ना। अच्छा, जो इनसाइड पॉइंट है, इनसाइड पॉइंट है और जो आउटसाइड पॉइंट है। अब इनसाइड पॉइंट को हम क्या बोल सकते हैं कि हाँ अगर इस पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से कम हो जाए
रेडियस किसे कहते हैं? जो फिक्स डिस्टेंस है उसी को हम बोलते हैं रेडियस। क्या बोलते हैं इसको? रेडियस। और जो फिक्स पॉइंट होता है उसी को बोलते हैं सेंटर। समझ में आ रही होगी? तो सेंटर और रेडियस, ये हो गया आपका, रेडियस को आर से रिप्रेजेंट कर देते हैं। तो मेरे पास जो ये पॉइंट आया है, अगर इसकी डिस्टेंस इस सेंटर से आर से कम हो जाए, क्या हो जाए? आर से कम हो जाए तो इनसाइड होगा, आर से ज्यादा हो जाए तो आउटसाइड होगा, आर के इक्वल हो जाए तो बाउंड्री पर होगा, मतलब सर्कल पर होगा। बोलो क्लियर है नहीं? समझ में आ गया? तो ये तो हो गया इसके पॉइंट के बारे में। ठीक है, यहाँ पे कुछ टर्म आते हैं। पहला टर्म, पहला नाम आता है जैसे कि कॉर्ड। अब इसका मतलब क्या होता है? तो आपको पता होना चाहिए सर्कल के कोई दो पॉइंट, सर्कल के कोई दो पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, यानी कॉर्ड क्या है? कॉर्ड इज अ लाइन सेगमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। कॉर्ड क्या है? कॉर्ड इज द लाइन सेगमेंट बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ऑन द सर्कल बोल रहा हूं, तो इन पॉइंट्स को बिल्कुल मत समझ लेना। तो मैं बोल दूं इन दोनों पॉइंट्स को मिला दिया, बोलो सर सर्कल के अंदर मिल गए तो कॉर्ड हो गया ना भाई। ये दो पॉइंट सर्कल के है ही नहीं। पॉइंट्स दो कौन से होंगे? ये पॉइंट होगा और ये पॉइंट, ये सर्कल के पॉइंट हैं। और जब मैं इनको मिलाऊंगा तो वो होगा कॉर्ड। बोलो समझ में आ रहा नहीं आ रहा है? अच्छा, तो एक सर्कल में कितने कॉर्ड आप खींच सकते हो? कितने कॉर्ड? इनफाइनाइट। अच्छा, तो जाहिर सी बात है कॉर्ड है, कोई दिक्कत है नहीं, इनफाइनाइट कॉर्ड सकते हैं, बिल्कुल सही है। तो लार्जेस्ट कॉर्ड क्या होगी? जो कॉर्ड डायमीटर से होके जाएगी वही, सॉरी डायमीटर नहीं बोलोगे सेंटर से होके जाएगी, जो कॉर्ड सेंटर से होके जाएगी उसको हम क्या बोलेंगे? लार्जेस्ट कॉर्ड। तो ये जो कॉर्ड होगी वो लार्जेस्ट कॉर्ड होगी। और जो कॉर्ड सेंटर से होके जाती है जिसको हम लार्जेस्ट कॉर्ड दे रहे हैं, वही हमारा क्या कहलाता है? डायमीटर कहलाता है। तो यहां पे नया टर्म अपने पास आ गया, डायमीटर। सुना रहा है? डायमीटर। और डायमीटर का मतलब यहां पे क्या हो रहा है? लार्जेस्ट कॉर्ड। अब इसकी लेंथ की बात कर लेते हैं। सेंटर से यहां की लेंथ कितनी है? आर, और सेंटर से यहां की लेंथ कितनी है? आर। तो डायमीटर ये लार्जेस्ट कॉर्ड कितना हो गया? कितने लेंथ का हो गया? तो ये 2r का हो जाता है इक्वल। समझ में आ गया बात? ठीक है, सेकेंड पॉइंट हो गया ये डिस्कस। थर्ड पॉइंट की बात कर लेते हैं, सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड क्या होता है? सेकंड यानी कि छेदक। सेकंड इज द लाइन, सेकंड इज द लाइन सेगमेंट नहीं, सेकंड इज द लाइन। फिर आगे, passes through the 2 points on the circle, है ना? ऐसा लाइन जो सर्कल के दो पॉइंट्स होकर जाता है। कितने पॉइंट्स होकर जाता है? दो पॉइंट्स होकर जाता है, वो कहलाता है, या बोल सकते हो इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, वो है सेकंड। जैसे कि कोई लाइन हमने ड्रॉ कर लिया, ये सेकंड कहलाएगा। एक सर्कल पे कितने सेकंड ड्रॉ कर सकते हो? और सर्कल के किसी एक पॉइंट से कितने सेकंड ड्रॉ कर सकते हो? सर्कल के किसी एक पॉइंट से कितने सेकंड ड्रॉ कर सकते हो? सोच के देखो, जैसे मान लो मैंने सर्कल बना लिया, ठीक है, और इसके एक पॉइंट से हम कितने सेकंड ड्रॉ कर सकते हो? तो पहला सेकंड ये हुआ, दूसरा सेकंड ये हुआ। अरे एक पॉइंट से इनफाइनाइट लाइन ड्रॉ कर सकते हो, जाहिर बात एक पॉइंट से इनफाइनाइट सेकंड ड्रॉ कर सकते हो। लेकिन अगर हम बात करें सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए कितने आप सेकंड ड्रॉ कर सकते हो? तो हाँ, सर्कल के किन्हीं दो पॉइंट से होकर जाने वाले कितने सेकंड ड्रॉ कर सकते हो? केवल दो पॉइंट्स होकर जाने वाले कितने? कोई दो पॉइंट्स होकर जाने वाले एक ही ड्रॉ कर सकते हो। और कोई तीन पॉइंट से होकर जाने वाले सेकंड कितने हो सकते हैं? जो तीन सर्कल के तीन पॉइंट्स होकर जाए, सर्कल के तीन पॉइंट्स होकर सेकंड जाना चाहिए, कितने सेकंड ड्रॉ कर सकते हो? बोलो, एक भी नहीं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? तो सेकंड में सर्कल को इंटरसेक्ट करना चाहिए, लेकिन एट अ 2 पॉइंट्स। ये तो बात समझ में आ गया होगा? ठीक है, एक पॉइंट आता है अपने लिए, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आता है, टेंजेंट। ठीक है, टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है?
लाइन पासेस थ्रू ना बोल दो, लाइन इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट ऑफ सर्कल। समझे? अगर सर्कल के किसी एक पॉइंट को इंटरसेक्ट कर रहा है ये लाइन, तो उसको बोलते हैं टेंजेंट, और वो पॉइंट कहलाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर्कल और लाइन का कांटेक्ट पॉइंट होता है वो खाली कांटेक्ट कराता है, इंटरसेक्ट होने का मतलब वो खाली उसको क्या करा देता है, कांटेक्ट करा देता है। फॉर एग्जांपल अगर ये पॉइंट ऑन द सर्कल है तो मैं एक लाइन लेकर आता हूं और इसका इसके साथ क्या करा देता हूं, कांटेक्ट। तो ये लाइन को, ये सर्कल को इंटरसेक्ट कर रहा है एट ओनली वन पॉइंट, ठीक है, तो ये कहलाएगा टेंजेंट। क्या कहलाएगा? टेंजेंट। बोलो समझ में आया नहीं आया? आ गया? तो इसको नाम देंगे हम क्या? टेंजेंट। टेंजेंट क्लियर हो गया? सारी चीजें क्लियर हो गई? कोई प्रॉब्लम तो है नहीं किसी को? ठीक है। अब मुझे टेंजेंट की एक दूसरी डेफिनेशन सोचनी है, या आपको सोचनी है। आप ये समझ सकते हो कि टेंजेंट एक्चुअली में क्या हो रहा है। टेंजेंट को मैं एक सेकंड का एक स्पेशल केस में समझ सकता हूँ। एक स्पेशल केस समझ सकता हूँ। कैसे? मैं देखो ये समझ पा रहा हूँ कि सेकंड जो होता है वो भी एक लाइन होता है और टेंजेंट भी एक लाइन है, तो इसका मतलब लाइन की बात हो रही है, तो लाइन तो है ही है दोनों ही, बस मन्ना, लाइन तो दोनों ही है। अगर मैं सेकंड को देखता हूं तो सेकंड में क्या होता है कि कम से कम ये 2 पॉइंट से होकर जाएगा। अगर मैं बोलूं कि दोनों पॉइंट एक दूसरे को कंसाइड कर रहे हैं, तो कंसाइड कर दिए तो टेंजेंट बनेगा नहीं बनेगा? उसी सेकंड लाइन को हम क्या बोलेंगे? टेंजेंट बोलेंगे नहीं बोलेंगे? नहीं समझे बात? सेकंड्स ड्रॉ कर रहे हो और सेकंड के दोनों पॉइंट अगर कंसाइड हो जाएं तो उस लाइन को क्या बोलोगे? जा तो पॉइंट से जा रहा है ना, लेकिन वो दोनों पॉइंट कंसाइड हो गए हैं, तो उस लाइन को क्या बोलोगे तुम? टेंजेंट बोल देते हो। तो टेंजेंट क्या है? टेंजेंट इज अ स्पेशल केस ऑफ सेकंड जिसके दोनों पॉइंट्स क्या हो चुके हैं? कंसाइड हो चुके हैं। ये भी तो कह सकते हो ना। तो सर्कल और टेंजेंट का जो पॉइंट होता है, सर्कल और टेंजेंट का जो कॉमन पॉइंट होता है, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो आता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है तो बता देना। टेंजेंट एंड सर्कल का कॉमन पॉइंट, टेंजेंट ऑफ अ सर्कल एंड सर्कल का जो कॉमन पॉइंट मिलता है उसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है? डाउट है? क्लियर ना? ठीक है। तो इतनी बातें समझने के बाद अब एक थ्योरम आता है, उस थ्योरम को समझना है। रब कर दूं बेटा में? सबसे पहली बात है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये सर्कल हो गया, ये क्या हो गया? सर्कल। ये इसका क्या हो गया? सेंटर। ये इसका टेंजेंट हो गया और ये पॉइंट इसका कहलाएगा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ठीक है, ये इसका टेंजेंट हो गया। बोलो यहां तक सारी चीजें समझ में आ गई? देखो लैंग्वेज फिलअप करने वाला काम तुम खुद कर लेना, मैं जो बता रहा हूं उसको सुनो खाली ध्यान से। अगर मुझे बात करनी हो कि डिस्टेंस बिटवीन एनी पॉइंट, कोई पॉइंट है वो भी आउटसाइड है सर्कल के, और इस लाइन के बीच का मिनिमम डिस्टेंस, कौन सी डिस्टेंस? मिनिमम डिस्टेंस कौन हो सकता है? तो बोलेंगे वो डिस्टेंस हो सकता है जो इधर परपेंडिकुलर हो, इसका वही मिनिमम है। अगर थोड़ा भी एंगल इधर उधर करेंगे तो वो डिस्टेंस परपेंडिकुलर वाला जो डिस्टेंस है उससे थोड़ा ज्यादा ही हो जाएगा। अगर हमें मिनिमम डिस्टेंस चाहिए ना तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही उठाना पड़ेगा। समझ नहीं आ रही है? कौन सी डिस्टेंस से उठाना पड़ेगा? परपेंडिकुलर डिस्टेंस उठाना पड़ेगा। अगर हम ये बोलें कि अगर हमने मान लो ये हमें प्रूव करना है कि ये मेरा 90 डिग्री हो जाए, मान लो हमें ये प्रूव करना है, तो मैं ये शो करने का प्रयास करूंगा कि ये मेरा जो होगा ये मिनिमम डिस्टेंस है। अगर मैं इसके किसी भी पॉइंट से, इस लाइन के किसी भी पॉइंट से अगर मैं इस पॉइंट का डिस्टेंस निकालूं तो वो ज्यादा होगा इन कंपेरिजन दिस लाइन। तो अगर ये सबसे छोटा हो गया, अगर मैं शो कर ले गया कि ये लाइन मेरी सबसे छोटी है, ठीक है, तो इसका मतलब ये परपेंडिकुलर आराम से हो जाएगी। तो मेरा मतलब मेरा मोटिव क्या हो गया प्रूव करने का? मेरा मोटिव क्या है प्रूव करने का? ये 90 डिग्री प्रूव करने का मोटिव बना, या फिर ये मोटिव बन चुका है कि मुझे इसको सबसे छोटा दिखाना है? तो मेरा मोटिव क्या चेंज हो गया? अब सबसे छोटा दिखाना है, क्योंकि मुझे पता चल चुका है अगर मैं सबसे छोटा दिखा ले गया तो ऑफ कोर्स है कि हमारा 90 डिग्री यानी कि परपेंडिकुलर बोला जाएगा। बोलो तुम्हारी बात आ रही? तो मैं क्या करूंगा, मैं कोई भी दूसरा पॉइंट एक उठा लेता हूं इसी लाइन का, और मैं कहता हूं कि नहीं भाई साहब ये हमारा लाइन मिनिमम होगा,
हमने कह दिया कि ये लाइन हमारा क्या होगा, मिनिमम होगा। चलो नाम देते हैं ओ, इसको नाम देते हैं ए, इसको नाम देते हैं बी, क्या दिक्कत है। और इस पॉइंट को नाम देते हैं सी, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत है बताओ, क्लियर हो गया। ओके, अब ये बात तो आपको पता ही होगा कि ओ सी इज लेस देन ओ बी। जो दिख ही रहा है साफ साफ कि ओ सी जो है वो ओ बी से क्या है, छोटा है, लेस है, दिख रहा है नहीं दिख रहा है। और क्योंकि रेडियस, एक सर्कल की रेडियस तो आपस में इक्वल होती हैं, और यहां से एक बात निकल के आ रही है कि ओ ए जो होगा अपना वो ओ सी के क्या होगा, इक्वल होगा। पूरी बात समझ में आ रही है। तो इसका मतलब यहां से एक बात हमारे निकल के आ रही है कि जो ओ सी होगा वो ओ ए के इक्वल हो जाएगा। मतलब यहाँ ओ ए आ गया, इज लेस देन ओ बी। अरे बोलो बेटा, कोई दिक्कत तो है नहीं। अब ओ ए इज लेस देन ओ बी हो चुका है, सो इम्प्लाइज दैट, मैं क्या कह रहा हूं, मैंने एक दूसरा पॉइंट उठाया था ओ बी, वो तो इससे बड़ा निकल गया। मतलब ओ ए क्या हो गया, इससे छोटा, मतलब ओ ए सबसे छोटा मिल रहा है हमें। अगर कोई पॉइंट उठाएंगे उससे भी सिमिलरली इसी तरह उसको भी दिखाएंगे हम। तो मतलब ओ ए भी हमारा और भी क्लोजर तुम उठा लोगे तो भी इसी तरीके से तुम्हें करना है। तो इसका मतलब अदर कोई दूसरा पॉइंट उठाते हैं तो हमें ऐसे ही देखने मिला, मतलब ओ ए इज अ वेरी स्मॉलर लाइन, मिनिमम लाइन। अगर ओ ए हमारा मिनिमम लाइन है तो इसको हम बोल सकते हैं ना परपेंडिकुलर टू द लाइन। नहीं समझ में बात, नहीं है क्या, आगे ना, तभी क्योंकि अगर ये मिनिमम डिस्टेंस दिखा रहा है इसका मतलब ये इस लाइन का क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, प्रूफ हो गया। तो अगर ऐसा है तो दैट इज मैं कह सकता हूं कि ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन, इसको अगर हम x बोल दें, इसको अगर हम y बोल दें, तो ओ ए इज परपेंडिकुलर ऑन एक्स वाई, यानी टैजेंट पर ये परपेंडिकुलर है। कोई दिक्कत, आपको लैंग्वेज फिलअप करनी पड़ेगी, जो हमने आपको बताया वो सब लैंग्वेज है, उसको फिलअप करना पड़ेगा। समझ में आया नहीं है बताओ, आ गया, ठीक है। हाउ मेनी टैजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है एक्सरसाइज का, चलो मैं आपके बुक को हाथ में ले लेता हूँ क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिस्कस हो रही, कोई दिक्कत नहीं ना। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाउ मेनी टैजेंट्स कैन अ सर्कल हैव। एक सर्कल में कितने टैजेंट हो सकते हैं, हाँ हाँ, इनफाइनाइट से हो सकते हैं ना टैजेंट, क्योंकि एक सर्कल में कितने पॉइंट्स हो सकते हैं, इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं, और एक पॉइंट पे एक टैजेंट ड्रॉ किया जा सकता है। एक पॉइंट पे ओनली वन टैजेंट ड्रॉ किया जा सकता है, एक भी बात याद रखना है, यूनिट टैजेंट। सर्कल किसी एक पॉइंट पर एक ही टैजेंट हो सकता है, दो टैजेंट नहीं हो सकते हैं, बात याद रखो, ठीक है। तो इन्होंने मेरा सिंपल क्वेश्चन पूछा था कि इन्होंने पूछा हाउ मेनी टैजेंट्स कैन अ सर्कल हैव, तो बोलेंगे इनफाइनाइट। फिल इन द ब्लैंक्स क्या है कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि अ टैजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इन इट इन, तो अ टैजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट एट इन, बोलो कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है, हाँ 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करता है ना, ठीक है। अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड, एक लाइन जो तो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हुए जाती है उसको क्या नाम देते हैं, सेकेंड नाम देते हैं। अ सर्कल कैन हैव, अ सर्कल कैन हैव फिल करना है पैरेलल टैजेंट्स एट मोस्ट, ज्यादा तक नहीं, 2 टैजेंट ड्रॉ कर सकते हो पैरेलल, है ना, बिल्कुल। अगर टैजेंट ना बोलता, सेकेंड बोलता, तो अगर ये टैजेंट ना बोलता, मान लो ये सर्कल है हमारा, ओह कुछ ज्यादा ही अच्छा हो गया सर्कल, मान लो ये सर्कल है हमारा, है ना, और इस सर्कल में बेटा टैजेंट ना कहता, वो बोलता है कितने पैरेलल सेकंड ड्रॉ कर सकते हो, इनफाइनाइट। देखो पैरेलल टैजेंट तो अपने पास 2 ही टैजेंट ड्रॉ कर सकते हो, लेकिन पैरेलल सेकंड में बोलेंगे तो इनफाइनाइट सेकंड्स ड्रॉ कर सकते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ अ टैजेंट टू अ सर्कल एंड द सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, अभी हमने डेफिनेशन बताया था, ठीक है। अ टैजेंट पी क्यू एट पॉइंट P of a circle of radius 5 centimeter, ये P हो गया पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट हो गया, P पॉइंट हो गया। ये क्या हो गया आपका, सेंटर हो गया आपका, ये आपका सेंटर हो गया, ठीक है। इसको यहां से हमने इसे मिला लिया। अब मैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बात करूंगा, ठीक है। टैजेंट पी क्यू
एट पॉइंट P ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर, रेडियस है इसका 5 सेंटीमीटर। ठीक है बेटा। फिर बोला मेक्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O एट अ पॉइंट Q, एट अ पॉइंट Q, OQ जो दिया गया है आपका OQ वो दिया गया 12, तो PQ निकालना है। तो एक लाइन ड्रॉ कर लो, ठीक है, मीट कर लिया। और एट Q, ये Q हमारा हो गया है ना, और OQ कितना हो गया हमारा 12 सेंटीमीटर हो गया। PQ की लेंथ तुम्हें निकालनी, बोलो निकाल पाओगे नहीं? निकाल लोगे? PQ की लेंथ भाई ये 90 डिग्री हो गया, लगाएंगे कौन सा थ्योरम? पाइथागोरस थ्योरम। फार्मूला क्या होता है? OQ इक्वल टू हो जाएगा OQ स्क्वायर इक्वल टू स्क्वायर ऑफ OP प्लस स्क्वायर ऑफ PQ। इसी फॉर्मूले के हेल्प से PQ स्क्वायर निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते हो? तो PQ के स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? OQ के स्क्वायर, OQ कितना मेरे पास 12, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, और प्लस 5 का स्क्वायर, सॉरी माइनस 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा 144 और माइनस 25 कितना आ जाएगा 119। स्क्वायर रूट तो निकलेगा नहीं, तो सीधे निकल आएगा PQ इक्वल टू अंडर रूट 119। समझ में आई नहीं आया? ठीक है। ड्रॉ अ लाइन, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइंस पैरेलल। ये तो आराम से कर लोगे, इसमें कुछ करना ही नहीं, खाली ट्राई करना है ना। तो मुझे बताओ 10.1 आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हो गया, कोई दिक्कत हुई नहीं? और टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट, तो पहली बात एक सर्कल है टू अ सर्कल, तो एक सर्कल ले लेंगे हम, ठीक है बेटा। हमने एक सर्कल ले लिया, इसका एक सेंटर ले लिया हमने, कोई दिक्कत यहाँ तक? और बोल रहा है कोई एक्सटर्नल पॉइंट है, तो सर्कल के बाहर का कोई पॉइंट हमने ले लिया, चलो ठीक है, सर्कल का सेंटर वो ले लिया और एक पॉइंट हमने ले लिया P। क्वेश्चन ने कहा कि जो एक्सटर्नल पॉइंट है वहां से टेंजेंट्स ड्रॉ करो। अब देखा जाए इससे 2 टेंजेंट्स ड्रॉ हो सकते हैं, पहला टेंजेंट ये हो सकता है आपका, ठीक है, और दूसरा टेंजेंट ये हो सकता है आपका। तो इसने कहा कि जो टेंजेंट्स आएंगे उनकी जो लेंथ होगी ना बेटा, उनकी जो लेंथ होगी वो क्या होगी? इक्वल होगी। तो इसको नाम दे दिया हमने A, इसको नाम दे दिया हमने B। तो हमें क्वेश्चन में प्रूव करने के लिए बोल रहा है कि PA इक्वल टू PB, मुझे प्रूव करने के लिए बोल रहा है। तो टू शो दैट, हमें शो करना है बस हमारी PA इक्वल टू PB। तो सिंपल सा है, आप इसमें इससे पहले एक थ्योरम होनी चाहिए इनकी, जो कि नहीं है, होनी चाहिए। तो थ्योरम ये है कि अगर कोई टेंजेंट है, ठीक है, टेंजेंट है और उसको सेंटर से जो रेडियस ड्रॉ करेंगे वो इस टेंजेंट पर क्या होता है? परपेंडिकुलर होता है, ठीक है, ये थ्योरम होनी चाहिए। तो हमने इसमें से रेडियस ड्रॉ किया और ये इस टेंजेंट पे क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर हो जाएगा। ये थ्योरम पहले होनी चाहिए थे, तब ये देना चाहिए इनको। ओके, रिलैक्स, कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया? अगर मैं इसको यहाँ से मीट कर दूँ, ये मेरा कंस्ट्रक्शन चला जाएगा, तो बताओ किसी कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पे आपको 2 ट्रायंगल दिख रहे होंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, क्लियर है? अब मैं इन दोनों ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट दिखाने का प्रयास करूंगा। तो देखिए कॉन्ग्रुएंट कैसे दिखाऊंगा। तो इन ट्रायंगल, क्योंकि इक्वल दिखाने के लिए मुझे कॉन्ग्रुएंट दिखाना इजी लग रहा है, ठीक है, तो मैं इजी जो इजी है वही देखूंगा। किस में ट्रायंगल में बात करूंगा? तो इन ट्रायंगल PAO एंड ट्रायंगल PBO। चलो बेटा बात करूं। तो पहला है एंगल A इज इक्वल टू एंगल B, बिकॉज ईच एंगल 90 डिग्री। समझ में आ गई बात? दूसरा इसमें हो सकता है कि रेडियस है, तो OA इक्वल टू OB, क्या है? रेडियस ऑफ सर्कल। एंड OP इक्वल टू OP इक्वल टू OP, कॉमन साइड। समझ आ गया? तो कौन सा नियम से? SAS बाई SAS रूल, हमारा ट्रायंगल PAO कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा ट्रायंगल किसके साथ? PBO के साथ। अगर ये कॉन्ग्रुएंट हो रहा है बेटा,
तो सही सी बात है कि ये एंगल इस एंगल के इक्वल हो जाएगा और ये एंगल इस एंगल के भी क्या हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। और ये साइड आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल। तो इससे पता चल गया है, सो इम्प्लाइज दैट कि आपका पी ए इक्वल हो जाएगा पी बी बाई सी पी सी टी। कोई दिक्कत? आप ये भी बोल सकते हो एंड ये एंगल आपस में बाइसेक्ट हो गए ना, और ये भी एंगल आपस में क्या हो गए, बाइसेक्ट। तो ये भी आपका आराम से यहाँ से प्रूफ हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। बताओ नहीं सुना है क्या बात? आगे देखिए, ये दिखाना नहीं था इसलिए मैं इसको नहीं दिखा रहा हूँ, लेकिन हाँ एज ए प्रॉपर्टी मैं कहीं ना कहीं क्वेश्चन में इस्तेमाल कर सकता हूँ, नहीं करूँगा, बिल्कुल करूँगा, ठीक है ना, क्वेश्चन आएंगे। चलिए आगे बढ़े। ठीक है, जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा दिया जाए तुम्हें थ्योरम जैसा तुम्हें लग रहा हो, तो पहले जैसा बोला वैसा करो। दो टेंजेंट ड्रॉ करना है, एक सर्कल ड्रॉ करना है जिसका सेंटर ओ है। तो पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, सिंपली एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। एक सर्कल ड्रॉ कर लिया हमने जिसका सेंटर ओ है, तो सेंटर ओ ले लिया हमने। कोई दिक्कत किसी को? दो टेंजेंट एक्सटर्नल पॉइंट कोई पी है, फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट पी, वहां से दो टेंजेंट ड्रॉ किए हैं। पहला टेंजेंट क्या है, पी टी, और दूसरा टी डैश पी होगा, फिर टी पी एंड टी क्यू ना। अच्छा, टी पी एंड टी क्यू। टी यहाँ एक्सटर्नल पॉइंट होना चाहिए, फिर ये पी नहीं टी होना चाहिए यहाँ पे। अच्छा, आपने टी ही बोला था, ओके 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 ओके। अब मुझसे क्वेश्चन कह रहा है कि भाई साहब की पी टी क्यू ये एंगल, चलो इस एंगल का नाम दे दिया हमने थीटा, ठीक है। और बोल रहा है टू एंगल ओ पी क्यू, तो ओ पी क्यू ये एंगल, क्लियर हुआ? तो इस एंगल के बारे में रिलेशन तुम्हें निकालना है, वो भी ऐसा रिलेशन तुम्हारे सामने दिख ही रहा है होगा। अब मेरे एक बात बताओ कि हम लोग अभी प्रूव करके आ रहे हैं, जस्ट अभी प्रूव किया हमने कि टी पी इज इक्वल टू क्या होगा, टी क्यू। देखो सेंस लगाना सीखो, तुम्हें तो स्टेटमेंट दिख ही रहा है, प्रूफ क्या करना है दिख ही रहा है। अब हम जो प्रूव कर चुके हैं ऑलरेडी, उस पर बात करो। अगर टी पी इक्वल टू टी क्यू है, मतलब यहाँ पे दो एंगल आपस में इक्वल होंगे, बिकॉज क्योंकि दो साइड इक्वल हैं। तो हम जानते हैं किसी ट्रायंगल के अगर दो साइड इक्वल हैं तो जस्ट उसके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर TP इक्वल TQ हुआ तो इसके अपोजिट एंगल ये हुआ और इसके अपोजिट एंगल ये हुआ, और ये आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो इम्प्लाइज, इसका मतलब हुआ कि वो आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया और ये एंगल आपस में इक्वल हो गए। एंगल TPQ इक्वल टू एंगल TQP। अच्छा, ज़्यादा नाम ऐसे लिखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, इसलिए मैं इसको नाम देता हूँ 1, इसको नाम देता हूँ 2, बात खत्म, इजी हो गया। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2, कोई दिक्कत है नहीं। अब हमें ये बात बहुत अच्छे से पता है कि अगर ये ऐसे गया, बस मना, अगर ये इस पे गया तो मतलब ये परपेंडिकुलर हो गया, तो इन दोनों का जो सम होता है ना वो 90 के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है, 90 के इक्वल होता है। मतलब ये भी मुझे पता चल गया है कि 90 के इक्वल होगा। चलो इसको एंगल हम 3 नाम दे देते हैं, तो इसका मतलब एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ये भी हमें समझ में आ गया, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो एंगल 3 इक्वल टू हो गया 90 माइनस एंगल 1, यहाँ से चीज समझ में आ गई। अब देखो, क्योंकि ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल का सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अगर मैं ट्रायंगल उठा लूँ, ट्रायंगल कौन सा, TPQ, तो इसमें पता चल जाएगा है कि थीटा प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2, ठीक है ना। थीटा ना बोल के 4 बोल दो, क्या बोल दो, 4। तो एंगल 4 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 2 है ना, इक्वल टू कितना हो गया, 180 डिग्री। एंगल 2 है जहाँ पे, वहाँ पे हम एंगल 1 लिख सकते हैं। इसका मतलब हुआ एंगल 4 प्लस एंगल 1 और प्लस एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री। तो यहाँ से बेटा निकला एंगल 1 टू एंगल 1 इक्वल टू 180 डिग्री माइनस एंगल 4। बोलो क्लियर है कि नहीं क्लियर है? क्योंकि इनके बीच में रिलेशन निकालने के लिए मेरे पास एक ही चीज कॉमन मिल रही थी, वो क्या, एंगल 1, इसलिए हमने एंगल 1 के यहाँ से वैल्यू निकाल ली। क्लियर बेटा? और ये एंगल 1 की वैल्यू जो आएगी मैं उसको उठा के यहाँ रखूंगा, तो यहाँ से अपने पास क्या हो जाएगी वैल्यू, सोचिए। तो यहाँ से बनेगा एंगल 1 इज इक्वल टू 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस एंगल 4/2। चलो उठा के इसमें रख देते हैं। तो एंगल 3 इज इक्वल टू 90 माइनस एंगल 1 की वैल्यू यहाँ हो जाएगा 90 माइनस क्या हो जाएगा, प्लस एंगल 4/2। तो ये हो जाएगा बेटा एंगल 3
इक्वल टू 90 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो एंगल 4/2, तो यहां से आपका आ जाएगा एंगल 4 इक्वल टू एंगल 3। क्लियर है? नहीं समझ बात? और एंगल 4 एक्चुअली हमारा क्या है, एंगल 4 हमारा है PTQ, तो हो जाएगा एंगल PTQ इक्वल टू एंगल 3 हमारा क्या है, OPQ। आपको ये लाना था आई थिंक, बोलो नहीं सुनना है क्या? आगे ना, आगे ना, ठीक। तो इस तरीके से आपको काम करना है। एक्सरसाइज में आते हैं 10.2। ये एग्जांपल इसलिए बताया क्योंकि इसका यूज करेंगे हम क्वेश्चन में, इसका यूज हम क्वेश्चन में करेंगे। इसको रब कर रहा हूं बेटा मैं। पहला नंबर क्या बोल रहा है इस एक्सरसाइज का, कि फ्रॉम अ पॉइंट Q, ठीक है, हमारे पास ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, ठीक है, और बोला है फ्रॉम अ पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू अ सर्कल इज 24 एंड डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर इज 25 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहला चीज एक सेंटर लेट कर लेते हैं, यहाँ से एक पॉइंट है, इसका एक टेंजेंट दिया गया है, रेडियस आपको निकालना है, इसका सेंटर के बीच का डिस्टेंस दिया गया। डिस्टेंस जो दिया गया वो कितना है, 25। टेंजेंट की लेंथ कितनी है, 24। ये 90 डिग्री होता है, आपको समझ में आ गया होगा। रेडियस आपको निकालना है ना? तो रेडियस निकालने के लिए आपको पता है पाइथागोरस थ्योरम आप इजीली इसमें लगा सकते हो। तो 90 के सामने वाला बन जाता है हाइपोटेनस, यानी कि बन जाएगा h का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। h स्क्वायर यानी कि 25 का स्क्वायर इक्वल टू p का स्क्वायर, आप r स्क्वायर लिख सकते हो, और b का स्क्वायर में आप लिख सकते हो 24 का स्क्वायर। क्लियर है बेटा, नहीं क्लियर है? 25 का स्क्वायर क्या होता है, 625 होता है, इक्वल टू 625 होता है, एंड r स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर कितना होता है, 576 होता है। r स्क्वायर इक्वल टू कितना हो गया बेटा, 625 माइनस 576 इक्वल टू व्हाट, 49। कितना आएगा, 49। सो r इक्वल टू कितना आ जाएगा, 7। तो r इक्वल टू यहाँ पे 7 सेंटीमीटर, जो भी था, मीटर था सेंटीमीटर था तो सेंटीमीटर लिख लीजिए। क्लियर है, डाउट है? क्लियर है? चलो मैं आगे चलता हूँ। रब करूं? देखिए एक 110 डिग्री है ना, 110 डिग्री। हमसे क्वेश्चन बोल रहा है कि PTQ निकालना है, PTQ निकालना है। देखो सिंपल क्वेश्चन है ये, अगर मुझे फाइंड करना है, अगर मैं इसको यहां से मिला दूं, देखो सीधे मैं निकाल सकता हूं, मैं चाहूं तो इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। मैं चाहूं तो अप्लाई कर लूं, सीधे 70 आ गया, लेकिन आपको लॉजिकली बताना है, जो मुझे अभी मैंने समझाया था उसके अकॉर्डिंग बताना है। तो अगर ये सोचने वाली बात है कि अगर ये 110 यानी 110 है, मतलब 110 है, तो ये दोनों एंगल इक्वल होंगे, बिकॉज रेडियस है, दो साइड इक्वल हो गए, तो किसी भी ट्रायंगल के दो साइड इक्वल होते हैं, तो उसके दो अपोजिट एंगल भी इक्वल हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया, इसको अगर 110 है तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 70, मतलब एक होगा 35 और ये भी होगा 35। बोलो क्लियर है? अगर ये 35 तो कितना हो जाएगा, 70, जस्ट अभी बताया मैंने। इसका 2 टाइम करते हैं तो यही तो आता है, इसका हाफ करते हैं तो ये आता है। तो अभी तो प्रूव किया मैंने, एग्जाम्पल नंबर जो लगाया था, देखो इसकी सर मैंने कर दिया क्वेश्चन। अब चाहो तो दूसरा तरीका था कि इन दोनों का सम सीधे 180 इक्वल, लेकिन वो हमने प्रूफ नहीं किया अभी। ऐसा क्वेश्चन हमने अभी प्रूफ नहीं किया, हमने कोई थ्योरम तो प्रूफ नहीं किया है,
तो हम कैसे कह सकते हैं कि इसका सम 180 डिग्री होगा? पहले प्रूव करें तो कहें, तो इस तरीके से लगाना ज़्यादा अच्छा रहेगा। बोलो क्लियर है? डाउट क्लियर ना? तो 70 डिग्री आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आ गया कि इफ द टेंजेंट पी ए एंड पी बी फ्रॉम द पॉइंट पी ऑफ अ सर्कल टू अ सर्कल सेंटर ओ इंक्लाइंड ईच अदर 80 डिग्री, तो पी ओ ए बताओ निकाल पाओगे नहीं निकाल पाओगे? नहीं समझे क्या क्वेश्चन? थर्ड नंबर देखिए क्या बोल रहा है, पी एन पी बी फ्रॉम पी सेंटर हो, पी ए एंड पी बी, पी ए एंड पी बी, समझिए ये इंक्लाइंड हो गया, 80 डिग्री दिया जा रहा है ना, और क्या निकालने के बोले मुझसे बोल रहा है? पी ओ ए, यानी ये निकालने के लिए बोल रहा है, राइट। अभी हमने बताया था ये दोनों इक्वल होते हैं ना, अगर हम ये टोटल निकाल दें तो ये निकालना आसान हो जाएगा। बोलो अगर ये 80 है तो कितना हो जाएगा टोटल? 100। अभी निकाल सकते हो ना, इसका आप करेंगे 40 आएगा, 40 40 80 हो जाएगा, तो 100 ही आएगा ना कुल मिला के। 100 ये आ गया आपका 100। अब इसका हाफ कर देंगे तो ये हो जाएगा, क्योंकि अभी जैसे हमने प्रूव किया था, तो इसका हाफ करेंगे कितना हो जाएगा? ये 50 डिग्री। ये आपका आंसर। क्लियर है? डाउट क्लियर है? तो आपका आंसर हो जाएगा 50 डिग्री। Prove that the tangent draw at ends of the diameter of a circle is parallel. पैरेलल प्रूव करना है। देखिए बहुत सिंपल है थ्योरम, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन ने क्या कहा कि एक सर्कल है, तो सर्कल बनाइए। कौन सा नंबर है? 4th नंबर ना। क्वेश्चन ने कहा भाई एक सर्कल है, तो सर्कल बना दो। फिर क्वेश्चन ने कहा कि सर्कल के 2 टैंजेंट ड्रॉ करो, वो भी डायमीटर से। तो देखो डायमीटर है, ये डायमीटर के एंड हो गए, ये डायमीटर क्या हो गए? एंड। तो डायमीटर के एंड से हमें 2 टैंजेंट ड्रॉ कर लेने हैं। बोलो क्लियर है? डाउट क्लियर है? जैसे ये टैंजेंट ड्रॉ करेंगे तो क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों टैंजेंट कैसे होने चाहिए? पैरेलल। 2 लाइन पैरेलल तब होती हैं जब उसमें ट्रांसवर्सल लाइन ड्रॉ किया जाए, उनके करस्पॉन्डिंग एंगल या अल्टरनेट एंगल आपस में क्या हो जाएं? इक्वल। ये रूल होता है ना, तो भी उसको पैरेलल कहते हैं। अगर ये ट्रांसवर्सल लाइन का काम कर रहा है और ये पैरेलल लाइन है, तो इसका मतलब हुआ कि इनके जो अल्टरनेट एंगल होंगे वो आपस में क्या होना चाहिए? इक्वल। तो सिंपल सा लॉजिक लगाते हैं। अभी हमने एक थ्योरम कल प्रूव किया था, क्या बताया था मैंने कि अगर ये इस पर रेडियस ड्रॉ करेंगे तो 90 डिग्री होगा, तो ये भी रेडियस है, ये भी टैंजेंट है, तो इसका मतलब ये भी 90 डिग्री होगा। और अगर ये दोनों 90 है तो मतलब ये और ये आपस में क्या हो गए? इक्वल, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल लाइन हो गई। अगर अल्टरनेट आपस में इक्वल हो गया, इसका मतलब हुआ कि ये लाइन आपस में क्या होंगी? नहीं समझा ये बात? आ गई? बस ये 4 लाइनें आपको लिखनी है, कंप्लीट हो गया। अरे क्लियर है? डाउट क्लियर ना? तो 4th नंबर हो गया। 5th नंबर जरा समझाओ। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट अ पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द पॉइंट टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। क्वेश्चन को फिल करो। प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द tangent टू अ सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। अरे यार कन्वर्स पार्ट है उस थ्योरम का, समझो मेरी बात को। कहने का मतलब इसका ये है कि मान लीजिए हमने किसी एक्सटर्नल पॉइंट से या कोई भी मान लो टैंजेंट हमने ड्रॉ कर लिया, ये मान लो कोई टैंजेंट हमने ड्रॉ किया, तो कहते हैं कि टैंजेंट के कांटेक्ट पॉइंट ये होता है कांटेक्ट पॉइंट। तो कांटेक्ट पॉइंट से अगर हम कोई मतलब कांटेक्ट पॉइंट पर अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, तो बोल रहा है वो सेंटर से होके जाएगा। और ऑफ कोर्स जाएगा, क्यों? ये तो नियम होता है कि सेंटर से जो रेडियस ड्रॉ करते हैं हम, वो इस पे क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है।
तो हमें यह बताना है कि अगर हम कोई परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं तो कहाँ से होके जाएगा, सेंटर से होके जाएगा। तो बोलो वो बता पाओगे नहीं बता पाओगे, द कन्वर्स थ्योरम है उसका कन्वर्स पार्ट है ये, कर पाओगे ना इजीली, हो गया। अगला बताइए 6 नंबर, द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्कल। चलिए इसको समझिए। 6 नंबर देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ए एट डिस्टेंस 5। देखो एक पॉइंट है ए और यहां से इस टेंजेंट की जो लेंथ है बेटा वो कितनी है 5 सेंटीमीटर, ये मान लो सेंटर है। उसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर, मतलब ये इसका दिया गया 4 सेंटीमीटर, पक्का ये 4 है, मतलब टेंजेंट 5 है, गलत है। भाई तो गलत, वही तो मुझे गलत लग रहा था, ये 4 है ये 5 है, अब सही है। तो ये रेडियस हो जाएगा, क्लियर बेटा, ये रेडियस हो जाएगा। आप याद रखो हमेशा ये जो डिस्टेंस होता है ये बड़ा होना चाहिए, छोटा नहीं, क्योंकि हाइपोटेनस बन जाता ना ये, इसलिए बड़ा होना चाहिए। तो बेटा ये 5 ये 4 क्लियर है यहाँ तक, ये r हो जाएगा। अब आराम से निकल आएगा, कितना आएगा 3, कैलकुलेट कर लोगे ना। अरे यार h के 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, हीरो कर पाओगे, मैं बताऊं हो जाएगा ना। क्या लगा लेंगे, सिंपली लगाएंगे 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहा हूं मैं सीधे 90 के सामने, इसलिए एच ए बन जाएगा हमारा, पी ए बन जाएगा, बी ए बन जाएगा, ठीक है लगा लो। तो क्या हो जाएगा बेटा 5 का स्क्वायर इक्वल टू 4 का स्क्वायर प्लस r का स्क्वायर, 25 इक्वल टू 16 प्लस r स्क्वायर, सो इम्प्लाई r स्क्वायर इक्वल टू 9, सो इम्प्लाई r इक्वल टू 3, सिंपल आपका आंसर, ठीक है ओके। अब मैं बात कर लेता हूं टॉपिक में आगे, 7th नंबर, टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर, फाइंड द लेंथ ऑफ द chord of the larger circle and touches the smaller circle। बढ़े, इसका पहला एग्जांपल आई थिंक देखो उसी बेस पे, a quadrilateral ABCD is drawn to a circumscribed to a circle। अच्छा फिगर बना हुआ है, ये सर्कल है आपका, ठीक है, और इस क्वेश्चन कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर ये सर्कल इंस्क्राइब्ड है। नाम क्या है, ABCD, ABCD, ठीक है, और ये पॉइंट्स हैं PQRS, ये पॉइंट है कांटेक्ट पॉइंट P, दूसरा Q, फिर ये R और फिर ये S, PQRS। क्वेश्चन मुझसे कह रहा है प्रूव दैट AB प्लस CD इज इक्वल टू AD प्लस BC। ओके BC प्रूव कर लेते हैं। एक बात ये समझ पा रहे होगे आप, क्योंकि ये टैजेंट लाइन है किसी एक पॉइंट से ना, तो टैजेंट लाइन आपस में क्या होती है बेटा, इक्वल होती है, मतलब यहाँ पे गिवन हो रहा है आपके पास, क्योंकि टैजेंट लाइन है तो जाहिर बात AP इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा AS, और ध्यान से देखोगे PB इक्वल टू BQ, ओके, एंड फिर ध्यान से देखोगे तो QC इक्वल टू RC, और RD इक्वल टू DS। यहाँ तक बात समझ में आ गई। हम क्या करेंगे, इसका लेफ्ट हैंड साइड उठा लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड,
चलो उठा लेते हैं। ए बी प्लस सी डी इक्वल टू, ए बी की वैल्यू कितनी है, तो ए बी देखो दो टुकड़े में डिवाइड है, ए बी इक्वल टू हम लिख सकते हैं ए पी प्लस, तो ए पी प्लस पी बी लिख सकते हैं, ठीक है। और प्लस सी डी जगह पे मैं लिख सकता हूँ क्या, सी डी जगह पे एंड आर सी प्लस आर डी, कोई दिक्कत तो है नहीं किसी को। ए पी की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ ए एस, और पी बी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ बी क्यू, समझ पा रहे हो ना, ए एस प्लस बी क्यू, और प्लस आर सी जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ आर सी की जगह पे क्यू सी, और प्लस आर डी जगह पे क्या लिख सकता हूँ डी एस। ए एस ध्यान देना, ए एस प्लस डी एस एक साइड कर लो, ए एस प्लस डी एस, तो ए एस प्लस डी एस एक साइड कर लिया हमने, प्लस बी क्यू और प्लस सी क्यू, तो बी क्यू प्लस सी क्यू एक साइड कर लिया, बी क्यू प्लस सी क्यू एक साइड कर लिया हमने। बोलो यहाँ तक क्लियर है। ए एस प्लस डी एस को मैं क्या लिख सकता हूँ बेटा, ए एस प्लस डी एस को मैं क्या लिख सकता हूँ ए एस प्लस डी एस को ए डी, ठीक है, और प्लस बी क्यू प्लस सी ए को सी क्यू क्या बोल सकता हूँ बी क्यू प्लस सी क्यू, हाँ बी सी, ये आपका राइट हैंड साइड होगा। प्रूफ हो गया, लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले और राइट हैंड साइड आ गया। कहानी नहीं समझे क्या, आ गई ना। हमें प्रूव करना है इसमें, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है भाई साहब आपको, कि एंगल ए ओ बी इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, अब आपको ये पता होना चाहिए 90 है, ये भी 90 है, और बिकॉज ये टैजेंट है तो ये भी क्या है 90 है, और ये भी हमारा 90 है ना। अच्छा, क्योंकि ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल एक दूसरे क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट हो गए। कॉन्ग्रेंट हो गए तो ये एंगल आपस में इक्वल होगा नहीं होगा, होगा। ये भी कॉन्ग्रेंट है तो ये वाला एंगल आपस में इक्वल होगा नहीं होगा, मतलब ये दोनों इक्वल हो गए, ये दोनों इक्वल हो गए। मुझे एक बात बताओ कि टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो लिखेंगे इसको 1 मान लो, 2 मान लो, 3 मान लो, 4 मान लो। एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2 है, एंड एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 है। एंगल ऑफ ए, अगर सभी एंगल सम करेंगे, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 इक्वल टू कितना 180 डिग्री। मुझे निकालना है ये टोटल एंगल, तो मतलब मैं इनकी वैल्यू रिप्लेस कर सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं। एंगल 1 की जगह पे क्या लिखूंगा एंगल 2, तो कितने एंगल 2 हो जाएंगे बेटा, और एंगल 4 की जगह पे क्या लिखूंगा एंगल 3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। 2 एंगल 2, 2 एंगल 3, कोई दिक्कत किसी को 180 डिग्री। तो यहाँ से आ जाएगा बेटा एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 2 एंगल प्लस 3 करेंगे तो क्या आएगा ए ओ बी, एंगल ए ओ बी इक्वल टू कितना, हो गया। नहीं समझे क्या बात, इजी था कि डिफिकल्ट था, इजी था, तो फिर लगा क्यों हाँ? अच्छा, कंफ्यूजिंग था क्या इसमें, मुझे नहीं लग रहा है कोई कंफ्यूजन होनी चाहिए इसमें, चलो कोई नहीं। अगला कौन सा बता दें भैया, 10 नंबर, हाँ क्या 10 नंबर बताना पड़ेगा क्या, ये तो उस तरह हो गया। आई थिंक बाइसेक्ट वाला बात तो पहले बता चुके ना हम, उसी दिन प्रूफ में बता दिया था बाइसेक्ट करने वाली बात, कि बताऊं मैं, हो जाएगा ना, पक्की बात है ना बेटा। चलिए 10 नंबर की बात करो, सॉरी 10 नंबर हो गया, 11 नंबर की बात करो। प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सब्सक्राइब्ड, जरा बस नहीं समझ में आई बात, क्या समझ में आई बात। अगर एक पैरेललोग्राम क्या किया जाता है, सब्सक्राइब्ड अ सर्कल, तो बताइए कि वो राम्बस होगा, बिल्कुल होगा। क्यों, अब बोलो, कुछ बोलोगे कि सारी हम ही चीजें बोल दें। अब इसके पहले एक बात हमने प्रूव किया था, ठीक है, कि अगर सर्कल ऐसा होता है और इसके सब्सक्राइब्ड होता है एक क्वाड्रिलेटरल, क्या सब्सक्राइब्ड होता है क्वाड्रिलेटरल, ऐसा बताया था नहीं बताया फिर मैंने, तो हमने आपको बताया था इन दोनों का सम और इन दोनों का सम आपस में क्या होता है इक्वल। अभी देखा था हम लोगों ने कि इसका सम और इसका सम आपस में इक्वल होता है। अब कॉमन सेंस वाली बात है, ए बी सी डी, तो ए बी प्लस सी डी इक्वल टू ए डी प्लस बी सी, ये हुआ था अभी जस्ट अभी किया था। अब बिकॉज ये पैरेललोग्राम है
तो पैरेललोग्राम में क्या होता है, अपोजिट साइड इक्वल होती हैं, तो मतलब यहाँ पे हो जाएगा 2AB इक्वल टू 2AD, तो यहाँ तो 2 से 2 खत्म, तो AB इक्वल टू क्या आ गया, AD। अगर AB इक्वल टू AD आ गया मतलब ऑल साइड इक्वल हो गए, तो इसके ऑल साइड इक्वल हो जाए वो क्या हो जाता है, रम्बस। नहीं समझ में तुम लोग को, फिर से बता दें। देखो ये हम कह रहे हैं कि ऑलरेडी में बात अभी प्रूव करके आ रहे हैं, वो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए है, मतलब वो जरूरी नहीं है कि पर्टिकुलर पैरेललोग्राम में आप लगा सकते हो, वो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए ये कंडीशन ट्रू होगी। अभी हमने प्रूव किया ना, तो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के लिए कंडीशन प्रूफ होगी, समझना। तो हमने क्या देखा कि AB प्लस CD और AD प्लस BC, ये हुआ हमारे पास, AB प्लस CD और AD प्लस BC हुआ। अब कॉमन सेंस लगाओ, AB किसके इक्वल होता है, पैरेललोग्राम का रूल है कि अपोजिट साइड पैरेलल एंड इक्वल होते हैं, है ना। पैरेलल तो होता है लेकिन अगर हम शो करना चाहें तो आराम से इक्वल भी हो जाता है, तो यानी AB इक्वल टू क्या होता है, CD, और BC इक्वल टू क्या होता है, AD। और मेरा एम है कि मैं ऑल साइड इक्वल दिखा दूं, मेरा एम क्या है, ऑल साइड इक्वल। ऑल साइड इक्वल दिखाने का मतलब हुआ कि AB इक्वल टू अगर AD दिखा दो, या AB इक्वल टू BC दिखा दो, या फिर CD इक्वल टू BC दिखा दो, कहानी खत्म हो जाएगी। मैंने क्या किया, AB की जगह पे मैं CD लिख सकता हूं, तो AB जगह पे मैंने CD जगह पे मैंने AB लिख दिया, तो 2AB हो गया। मैंने इधर क्या किया, AD था इधर BC था, तो हम ये दोनों इक्वल है ना, तो BC जगह पे रिप्लेस कर दिया क्या मैंने, AD, तो BC जगह पे AD रिप्लेस कर दिया, ये हो गया। 2 से 2 यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, AB इक्वल टू AC आ गया। अब AB इक्वल टू AD, AB इक्वल टू क्या आ गया, AD आ गया। अब AB इक्वल टू AD क्या कह रहा है कि अगर ये दोनों इक्वल हो गए, समझना ये दोनों आपस में क्या हो गए, इक्वल, इसके इक्वल पहले से ये था और इसके इक्वल ये पहले से था, ऑल साइड इक्वल हो गए, नहीं हो गए। और अगर किसी भी क्वाड्रिलेटरल के ऑल साइड इक्वल हो जाए तो क्या कहलाता है, रोम्बस, हो गया रोम्बस। कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, और बताइए कौन सा बता दूं।